गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई। चैप्टर है 11th में, वो है लिमिट्स। तो कैलकुलस आज से स्टार्ट करेंगे। बाकी कैलकुलस का जो टोटल जो पोर्शन है वो 12th में है। 11th में केवल एक ही टॉपिक है। ठीक है, दैट इज कैलकुलस का एक ही चैप्टर है 11th में। कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस के दो पार्ट है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में आता है लिमिट्स, continuity, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। इसके बाद में आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद में आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टोटल 6 टॉपिक है। मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट, नॉर्मल, राइट मेजर, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉन्केविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सब इसमें आता है। और इंटीग्रल कैलकुलस में एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है पूरा कैलकुलस का पोर्शन, जो हमारी पूरी मैथमेटिक्स का भी ऑलमोस्ट 30% होता है। ये जेईई के एग्जाम में भी ऑलमोस्ट 30% कैलकुलस ही आता है। और कैलकुलस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। न्यूटन ने जब क्लासिकल फिजिक्स बनाई थी तो उसकी फिजिक्स को समझने के लिए उसने एक लैंग्वेज बनाई थी, उस लैंग्वेज का नाम कैलकुलस है। न्यूटन की क्लासिकल फिजिक्स को सीखने के लिए कैलकुलस आना जरूरी है। तो क्लासिकल फिजिक्स को यदि सीखना है, फिजिक्स में दो कई पार्ट है, एक मॉडर्न फिजिक्स भी होता है, एक क्लासिकल फिजिक्स होता है। क्लासिकल फिजिक्स को सीखने के लिए और एक वो होता है जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं, वो अलग होता है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो पढ़ते हैं वो एक अलग पोर्शन है। क्लासिकल फिजिक्स जो न्यूटन का जो डेवलप किया हुआ है, उसमें उसको उसकी बातों को समझने के लिए ये कैलकुलस उसने एक लैंग्वेज बनाई थी जो कि समझना जरूरी है। जैसे कि वो बोलता है कि चेंज इन मोमेंटम dp by dt is equal to force। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम, ये सब सीखने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए ना। उसने तो चलो लिख दिया है, लेकिन उसकी बातों को समझने के लिए डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। कई जगह पे इंटीग्रेट करता है, कई जगह पे डिफरेंशिएट करता है। तो उसकी क्लासिकल फिजिक्स को सीखने के लिए कैलकुलस एक लैंग्वेज उसने बनाई थी, जो हम मैथमेटिक्स के अंदर उसको पढ़ते हैं। उसमें दो पार्ट है, क्या डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, वैसे तो कैलकुलस का जो ये 90% पार्ट 12th में ही आपको पढ़ना है, ये सब कुछ आपको 12th में पढ़ना है। लेकिन 11th के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी बेसिस पे एक ही चैप्टर दिया हुआ है, वो है लिमिट्स। 11th के अंदर एनसीईआरटी बेसिस पे केवल एक ही चैप्टर है, वो है लिमिट्स, जो कि हम 11th के अंदर पढ़ेंगे। बाकी ये जो भी पोर्शन है वो 12th के अंदर ही है। 12th का मेजर पोर्शन जो होता है वो कैलकुलस ही होता है, मतलब 60% पोर्शन ऑफ द 12th इज कैलकुलस। 60% पार्ट जो 12th का है वो कैलकुलस है। एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, एक 3D है, वो सब अलग है। बाकी तो 60% पोर्शन जो होता है 12th का वो कैलकुलस ही होता है। 6 महीने तक यही सब आपको पढ़ना है नेक्स्ट ईयर।
इस साल हम सिर्फ एक ये लिमिट्स स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे, पर डिफरेंशिएशन का मेजर पोर्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो 12th में आता है। थोड़ा माइनर पोर्शन डिफरेंशिएशन का दिया हुआ है, वो हम 11th के अंदर पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कैलकुलस में आते हैं, ठीक है सर। डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किसका पार्ट है? लिमिट्स का? नहीं, लिमिट्स एक टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस का। लिमिट्स से स्टार्ट होता है, फिर कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं, उसके बाद में डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कि जो आपने डेरिवेटिव्स पढ़ा है, डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन एक ही बात है। डिफरेंशिएशन बोलो या डेरिवेशन बोलो, डेरिवेटिव बोलो, एक ही बात है। उसका एप्लीकेशन क्या है, इतना सब कुछ पढ़ा तो वो एक चैप्टर है, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें आप रेट मेजर और वो सब मैक्सिमा मिनिमा वो सब पढ़ते हैं। तो हमारे 11th में तो ये मतलब है ही नहीं है। 11th में केवल एक ही चैप्टर है, वो भी एनसीईआरटी ने दिया है, लिमिट्स, और थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन दिया है। डिफरेंशिएशन का भी मेजर पोर्शन तो 12th में ही है, 12th के अंदर ही पढ़ाया जाता है। बट हम लिमिट्स को तो कंप्लीट पढ़ लेंगे इसी साल, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और उसके बाद में जो भी पोर्शन है वो 12th के अंदर ही पढ़ाया जाएगा। तो 11th के हिसाब से एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर आई थिंक 13 है, एक बार देख लेना कौन सा वाला है। यस सर 13 है। 13 है ना, तो ये चैप्टर नंबर 13 है 11th में। 16th हमने कर लिया है, एक हमने शायद 12वां भी कर लिया, 12th भी कर लिया है, 2-3 चैप्टर बचे हैं। फिर हम आपको जो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला है वो हम आपको बाद में आराम से, जो है वो हमारे यही 3 चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं, तो वो हम आराम से पढ़ लेंगे। एक बार एनसीईआरटी बेसिस पे कंप्लीट हो जाए तो इन केस स्कूल में भी कोई एग्जाम हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम एनसीईआरटी वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम एनसीईआरटी है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट्स को। लिमिट्स, ठीक है। तो लिमिट्स को हम लिमिट्स का मतलब क्या होता है, लिमिट्स का जो मीनिंग है वो कुछ ऐसी इक्वेशंस होती है या कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जिनको हम अंडर द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स हम सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि एक मैं आपको एक सिंपल सी एक्सप्रेशन लिख के दिखा रहा हूं, x² - 9 अपॉन x - 3। ये एक सिंपल सी एक्सप्रेशन है, x² - 9 अपॉन x - 3। इसको यदि आपको सोल्व करना है तो आप इसे x = 3 पे सोल्व नहीं कर सकते। x = यदि 3 हो गया, आप बोलेंगे कि सर ऊपर वाले के फैक्टर कर लो, x - 3 x + 3, नीचे भी x - 3 है, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारा आंसर आ गया x + 3। बट ये आंसर हमारा x + 3 तभी हो सकता है जब यहाँ पे लिखा हुआ हो कि x ≠ 3। x यदि 3 के इक्वल हो गया तो डिवाइड में 0 हो जाएगा। अब डिवाइड में 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो आपने 0x + 3 डिवाइडेड बाय 0, 0 से 0 कैंसिल कर दिया और आपने आंसर दे दिया x + 3, जो कि रॉन्ग है। 0 से 0 कट के 1 थोड़ी आता है। चलो बताइए मुझे 0/0 क्या होगा? व्हाट इज 0/0? 0 से 0 कट के 1 थोड़ी आता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल एट x = 3। x = 3 पे इसको कैसे सोल्व करेंगे? x = 3 पे इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने दिया हुआ है, ये फंक्शन मान लीजिए आप, इसको x = 3 पे कैसे सोल्व करेंगे? x = 3 पे हम इसको नहीं सोल्व कर सकते ना, इसकी वैल्यू बतानी है आपको x = 3 पे। तो x = 3 पे इसकी वैल्यू यदि हम x = 3 पुट भी करेंगे तो 0/0 आ जाएगा। 0/0 इज नॉट डिफाइंड इन द मैथमेटिक्स। 0/0 जो है वो डिफाइंड नहीं है। 0/0 का मतलब क्या है? चलो ये बताइए कि 1/0 क्या होगा? व्हाट इज 1/0? अरे बोलिए ना। Not defined. Not defined. अच्छा, और 0/0? नहीं, not defined. नॉट डिफाइंड। और 0/5? Not defined. 0/5 नॉट डिफाइंड। 0.
0/5 is 0 और 5/5 1. 1. 1/5 1. 10/5 कितना होता है? 2. 2. वेरी गुड. कौन आंसर दे रहा है? वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्रिलियंट. Thank you, sir. 10/5 is 2, 5/5 is 1 and 0/5 भी किसी ने अनडिफाइन कर दिया था. क्या नाम है महोदय का? संकेत. 0/5 को अनडिफाइंड कर दिया था. 0/5 is not undefined. 0/5 is 0 and ये 1 डिवाइड में 0 जो है वो पॉसिबल नहीं है. डिवाइड के अंदर 0 पॉसिबल नहीं है. देखिए मीनिंग समझाता हूं आपको. क्या है कि अनडिफाइंड तो ठीक है, आपको रटवा दिया कि बचपन में आपको बोला होगा कि इसको अनडिफाइंड बोल देना. जब भी डिवाइड में 0 आए तो बोल देना अनडिफाइंड, तुम्हारी जान बच जाएगी. ऐसा नहीं है. देखो इसका एक मीनिंग है कि आपके पास में मान लीजिए 10 एप्पल्स हैं. 10 एप्पल्स हैं और 5 लोग हैं खाने वाले. ठीक है, 10 एप्पल है और 5 लोग हैं खाने वाले. तो एक एक को कितना मिलेगा? हाउ मेनी एवरीवन विल गॉट? कौन आंसर देगा? 2 मिल जाएंगे सबको, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं डिवीजन किया है. वो ठीक आपने अपने मन में किया हो, लेकिन डिवीजन तो किया ही है. छोटा डिवीजन था इसलिए आपने अपने मन में सोल्व कर लिया कि 10/5 is 2, बट कहीं ना कहीं डिवीजन तो हुआ ही है कि ये आंसर 2 आया है. अभी मैं आपसे कहता हूं कि चलो एप्पल जो है वो 5 है, एप्पल जो है वो 10 ही है. चलो ठीक है, 10 एप्पल है और खाने वाले 0 हैं. 10 एप्पल है और खाने वाले 0 हैं, तो एक एक को कितना मिलेगा? हाउ मच एवरीवन विल गॉट? There are 10 apples and 0 people. Not defined. Not defined. How much everyone will got? है ही नहीं कोई. कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं मिलेगा. हाँ भाई, कुछ भी नहीं मिलेगा. नहीं सर, कोई एप्पल है में ही नहीं इंटरेस्ट यार. नहीं है. कुछ भी नहीं मिलेगा इज ऑल्सो द आंसर. आप गलत बोल रहे हैं. कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब 0 एप्पल मिलेगा, तो इसका मतलब वो भी गलत आंसर है. देखो बात ये है कि देयर इज 10 एप्पल एंड खाने वाला कोई नहीं है. तो जब कोई है ही नहीं तो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है ना, वो बटेगा ही नहीं. बटने के लिए लोग चाहिए ना. जब लोग ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये मीनिंगलेस है. कुछ भी नहीं मिलेगा इज ए आंसर. मीनिंगलेस, इसको आप बोलेंगे कि ये बात ही मीनिंगलेस हो रही है, बिकॉज देयर आर 10 एप्पल्स और देयर इज नोबडी टू गेट, और हम बोल रहे हैं कितना मिलेगा. डिवाइड का मतलब ये हो गया कि हम ये पूछ रहे हैं कि कितना मिलेगा. 10 एप्पल है, 0 लोगों में बांटना है. फिर हम बोल रहे हैं व्हाट इज द आंसर. 10 एप्पल है, 5 लोगों में बांटना है. हम बोल रहे हैं व्हाट इज द आंसर. आप बोलोगे 2 एप्पल्स जो हैं वो मिल जाएंगे. अभी मैं बोल रहा हूँ कि 10 एप्पल है और 0 लोगों में बांटना है. अरे बांटने वाले है ही नहीं, किसमें बांटे हैं? वो 10 एप्पल ऐसे कैसे रखे रहेंगे? दिस इज मीनिंगलेस. ये बात ही मीनिंगलेस होगी. चलो ये तो सिर्फ मीनिंगलेस है, भी तो और ज्यादा बड़ा हो सकता है. इससे भी बड़ा काम हो सकता है. इससे बड़ा काम ये हो जाएगा कि देयर इज 0 एप्पल. पहले कम से कम एप्पल तो थे, लोग भी 0. तो मैं पूछ रहा हूं कि हर एक को कितना मिलेगा? क्या आंसर है? पहले कम से कम एप्पल तो थे, अब तो Not एप्पल भी defined. 0, लोग भी 0. तो हम इसको बोलेंगे तो बहुत ही ज्यादा मीनिंगलेस हो गया. वेरी वेरी मीनिंगलेस. बहुत ज्यादा मीनिंगलेस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, आप देख लेना. नॉट डिफाइंड तो चलो ठीक है, वो तो मान लीजिए कि रटा हुआ है, बट इज वेरी वेरी मीनिंगलेस. बिकॉज जो डिवाइड करना है वो भी नहीं है, जिसमें डिवाइड करना है वो भी नहीं है. तो डिवाइड किसको करें और किसमें करें? मतलब एप्पल को डिवाइड करना है तो लॉग बताओ कितने में करना है. ना एप्पल है ना लॉग है, आप बोल रहे हो कितना मिलेगा. तो 0/0 इज वेरी वेरी मीनिंगलेस और डिवाइड बाय 0 इज आल्सो मीनिंगलेस. एक तरीके से डिवीजन इज नॉट पॉसिबल. डिवीजन पॉसिबल तब होता है जब एक डिवाइडर होता है और एक डिविडेंड होता है. तभी जो है क्या बोलते हो बीच में जो आता है उसको डिविडेंड ही बोलते हैं ना. डिवाइडर होना चाहिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड होना है वो भी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए.
और उस क्वांटिटी को कितने लोगों में बांटना है या कितने पार्ट्स में बांटना है, तो वो पार्ट्स की भी हमें एक नंबर चाहिए। यदि वो दोनों में से कोई भी जीरो है, नीचे वाला यदि जीरो है, तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड या मीनिंगलेस वाली बात हो गई वो। तो इसके ये मैथमेटिक्स के अंदर डिफाइन नहीं है। डिवाइड में जीरो का मतलब ये है कि डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, इट इज अ मीनिंगलेस टॉक। बात ही मीनिंगलेस हो गई। समझ में आ गया सबको? हाँ भाई, समझ में आ गया? यस सर। तो आज से आप आंसर क्या देंगे? नॉट डिफाइंड तो पुराना हो गया। लेटेस्ट क्या बोलेंगे? मीनिंगलेस। लेटेस्ट में क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड तो पुराना हो गया ना, आउटडेटेड हो गया। एक ये हर्षिल ने लिखा है इन एक्सपीडियंट। भाई इतना हाई फाई अंग्रेजी हमें नहीं पता क्या होता है, बट इट इज मीनिंगलेस। ठीक है, चलो। तो ये डिवाइड में जीरो जो है ना, वो मीनिंगलेस है, क्योंकि वो डिवीजन ही पॉसिबल नहीं है वहां पे। उसको हम अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हो। बट क्या होता है, लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड करना जरूरी है, तो वो लेटेस्ट वर्जन आपको बताया है। दूसरा जो मैं आपको बात कर रहा था, मैं वापस अपने उस पे आता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। आपको यदि इसको सोल्व करना है x इज इक्वल टू 3 पे, तो आप ये बोल सकते हैं कि लिमिट, मैं लिमिट को शॉर्ट में बाद में एलडी लिखूंगा, अभी तो लिख देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3। इसका मतलब है कि x इज नॉट एग्जैक्टली 3। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 3 पे चाहिए, बट 3 पे तो नहीं पॉसिबल है, तो हम 3 के आसपास बता सकते हैं। 3 के आसपास हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसका मतलब x जो है ना, वो 3 नहीं है, 3 के बहुत ही नजदीक है। वो चाहे तो इधर से आए या इधर से आए, वेरी नियर टू 3। अब वेरी नियर टू 3, तो x की वैल्यू जो है वो 2.99 भी हो सकती है, और x की वैल्यू जो है वो 3.0001 भी हो सकती है। बट ये 3 नहीं है, बट 3 के बहुत ही नजदीक है। ठीक है, ऐसे केस में मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट, अच्छा लिमिट को बाद में एलटी लिख दूंगा भाई, ठीक है ना। शॉर्ट में लिमिट को हम, क्योंकि काफी बार लिखना पड़ेगा, तो इसको शॉर्ट में एलटी लिख देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3। अब इसको सोल्व कर सकता हूं मैं, x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। अब मैं इसको कट कर सकता हूं, क्योंकि ये जीरो नहीं हो रहा, x 3 थोड़ी है। अब ये 0/0 नहीं है, तो मैं कट कर सकता हूं इसको। तो मेरा आ जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। अब आप बोलोगे सर यहाँ पुट क्या करें, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 3 तो है नहीं, लेकिन x की वैल्यू जो है वो आप 3 के बहुत ही नजदीक रखोगे, तो यहां से आंसर आएगा 5.999। ये भी ऑलमोस्ट 6 हो गया। या फिर 3 से थोड़ा सा ज्यादा रखोगे, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा वेरी नियर, इसको भी ऐड करोगे तो 6.00001। आप बोलोगे सर इससे बढ़िया 6 ही लिख दो, तो इसका आंसर वैसे देखा जाए तो हम 3 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर 6 ही आएगा। डायरेक्टली 3 भी पुट कर देंगे तो भी ऑलमोस्ट आंसर जो आएगा वो 6 ही आएगा। तो मैंने तीनों पुट करके दिखा दिया आपको। एक ही बात है, आप चाहें तो 3 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर तो 6 के आसपास ही आएगा। आंसर एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं होता है, वो उसके बहुत ही नजदीक होता है। तो बहुत नजदीक है तो हम 5.99 तो लिखेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, तो इससे बेटर है कि हम 6 ही आंसर दे दें। ठीक है, तो आप इसका आंसर 6 दे सकते हैं कि x यदि 3 को अप्रोच करेगा, तो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो 6 को अप्रोच करेगा, ये आप बोल रहे हैं। हाँ भाई, ये लिख लीजिए यहां से आपका लिमिट शुरू हो गया है। तो आपका जो आंसर है वो 6 के नजदीक है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 6। तो ये समझ में आ रहा है कि x यदि 3 को अप्रोच करेगा, तो हमारा आंसर जो है ना वो 6 को अप्रोच करेगा। x यदि 3 को अप्रोच करेगा, तो आंसर 6 को अप्रोच करेगा, 6 के बहुत ही नजदीक होगा। समझ में आई बात? यस सर। हाँ भाई खुशी, समझ में आई बात? हाँ जी सर। बाकी रूही,
आर्ची Yes, sir. आया समझ? वीरा, सचिन, कृष्णा, हेतवी, इसको लिख लीजिए आप लोग। Yes, sir. हाँ सर। सर लिमिट्स लिखने में ऐसा लिखना पड़ता है कि कोई और सिंबल भी होते हैं? क्या चीज? लिमिट लिखने में हाँ हाँ, कोई सिंबल होते हैं, मतलब ऐसे इंटीग्रेशन जैसे कैसे नहीं लिखते नहीं, हैं? LIM वैसे जनरली आपको LIM लिखा हुआ मिलेगा, बट मैं बार बार लिखूंगा तो LT लिख दूंगा, यही सिंबल है। LIM x टेंड्स टू 0, इसका मतलब x इज अप्रोचिंग टू 3, x जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा है। 3 को अप्रोच करने का मतलब 2.5 नहीं है, 3 से बहुत ही नजदीक है, बहुत ही नजदीक। लिख लिया है क्या? हाँ। लिख लिया है सबने? चलो। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 5, x प्लस 7, इसका वैल्यू क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन है। x इज अप्रोचिंग टू 5, व्हाट इज द आंसर ऑफ x प्लस 7? क्या आंसर होगा? x इज अप्रोचिंग टू 5, कमेंट में लिख सकते हैं आप आंसर यदि किसी को पता हो तो। x प्लस 7, x 5 को अप्रोच कर रहा है। x 5 को अप्रोच कर रहा है ना, तो 5 को अप्रोच कर रहा है तो x की वैल्यू 5 से बहुत ही नजदीक है, तो x 5 को जो है वो लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकता है और राइट से भी अप्रोच कर सकता है। ठीक है, लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकता है, तो 5 या तो हम लिख देंगे कि x इसके इक्वल हो सकता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि x जो है वो 5.0001 हो सकता है। तो आप दोनों आंसर इसके लिख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यदि यहाँ पे इसका आंसर यदि आप 4.99 ऐसा करेंगे प्लस 7 लिखेंगे तो आंसर आएगा 11.99। तो आप सोचेंगे कि यार इसको 12 ही लिख देता हूं, और आप यदि इसको राइट से अप्रोच कराएंगे तो ऐसा कुछ होगा, इट विल बी 12.0001। तो आप सोचेंगे इसको इससे बेटर है कि हम 12 ही लिख दें। दोनों साइड से सेम ही आ रहा है, दोनों साइड से सेम ही आ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिख लीजिए, बाद में इस पर डिस्कशन होगा, अभी नहीं करूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। मतलब आपने दोनों साइड से चेक किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को शॉर्ट में लिखेंगे LHL,
राइट हैंड लिमिट को शॉर्ट में लिखेंगे RHL। दोनों साइड से पुट करके देख लिया, दोनों साइड से अप्रोच करा के देख लिया, ऑलमोस्ट 12 ही आ रहा था। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 5 डाल दो यहाँ पे 12, क्योंकि कोई दिक्कत हो नहीं रही, ऐसा कुछ नहीं है। आप वैसे भी आप ऑलमोस्ट आंसर देते हैं। इट विल अप्रोच टू 12, x यदि 5 को अप्रोच करेगा तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये 12 को अप्रोच करेगी। देखो मीनिंगफुल बात ये है, x यदि 5 को अप्रोच करेगा तो ये वाली एक्सप्रेशन जो है ना वो 12 को अप्रोच करेगी, 12 को अप्रोच करेगी, वो वाली बात है। ये है मीनिंगफुल बात। वो कई जगह एग्जैक्टली इक्वल टू लिखा रहता है, जैसे कि कुछ जगह ऐसा लिखा रहता है, लिमिट x टेंड्स टू 5 x प्लस 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12, ऐसा लिखा रहता है। बट इसमें गलती कुछ नहीं है, आप बस ये मत समझना कि ये एग्जैक्टली 12 है। इट विल अप्रोच टू 12, तो वहां 12 ही लिखा रहता है क्योंकि 12 को ही अप्रोच करेगा। 12 से थोड़ा सा कम होगा या थोड़ा सा ज्यादा होगा, वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है। तो आप यदि लेफ्ट से अप्रोच करा रहे हैं तो आपको लगता है कि 5 की वैल्यू ये हो जाएगी, x की वैल्यू, उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। राइट से अप्रोच करा रहे हैं तो उसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। दोनों इक्वल आनी चाहिए, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। वो हम बातें बाद में करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम बाद में डिस्कस करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जो है ना वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, आगे आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिख लीजिए, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ भाई समझ आया? कि कोई नहीं आया तो बोल देना। बंसारी, फेना, समझ आ रहा है? अर्सिल, हाँ सर। हाँ सर। हाँ लिख लीजिए आप इसको। यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्योंकि डिवाइड में जीरो तो हो नहीं रहा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड में जीरो नहीं हो रहा है तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है फाइंड लिमिट्स ऑफ, पहला है लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये वाला एक्सप्रेशन है। सेकंड है लिमिट x टेंड्स टू 3 x इंटू x प्लस 1, तो डायरेक्ट डिवाइड में तो जीरो नहीं हो रहा ना, डिवाइड में जीरो हो नहीं रहा है। फाइव प्लस 7 12 होता है, उसको एग्जैक्ट कंसीडर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम x इज नॉट इक्वल टू 5, वहां पे कहाँ लिखा है कि x जो है वो 5 है। x इज अप्रोचिंग टू 5, x अब 5 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका वैल्यू एग्जैक्टली 12 नहीं होता है, द वैल्यू विल आल्सो अप्रोच टू 12। समझ गए हेतवी? पिछले वाले क्वेश्चन में x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 5, जब x एग्जैक्टली इक्वल टू 5 नहीं है तो वैल्यू भी 12 के एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं होगी, वो 12 को अप्रोच करेगी, लेकिन लिखा हुआ वहां पे 12 ही रहेगा, लिखा हुआ वहां पे 12 ही रहेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, डिवाइड में तो जीरो हो नहीं रहा है, तो ज्यादा इसमें कुछ करने से मतलब नहीं, आप डायरेक्ट पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि ठीक है ना। ये भाई
कहने का मतलब है कि लिखा हुआ तो यही रहेगा, हर जगह इतना बड़ा बड़ा थोड़ी लिखा रहेगा कि अप्रोच टू 1। ठीक है, वो उससे समझ में आता है कि आंसर जो है वो 1 के आसपास होगा। और यहाँ भी समझ में आता है कि 0 तो है नहीं, डिवाइड में तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी समझ में आ रहा है कि 3 है, 3 पुट कर दो, 3 into 4 आंसर जो है वो 12 हो जाएगा। वैसे होता वो 12 के आसपास है, पर ठीक है, वो 12 ही लिखा रहेगा ना, 4 ऑप्शन होंगे एबीसीडी तो 12 ही लिखा रहेगा। सर तो आंसर अगर डिवाइड का कोई ऑप्शन नहीं, मतलब इक्वेशन में है ही नहीं डिवाइड का, तो हमको ये लेफ्ट हैंड। हाँ, डिवाइड में नहीं है तो फिर आप एक्चुअली डिवाइड वाले में तो डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते ना। डिवाइड वाला आ गया, मान लो जैसे कि ये था क्वेश्चन, अब डिवाइड वाले में तो डायरेक्ट पुट कर दोगे तो 0 नीचे भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो डिवाइड वाले को तो सोल्व करना पड़ेगा, यदि डिवाइड में 0 है तो उसको तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो सिंपल सा दिख ही रहा है कि x यदि 3 को अप्रोच करेगा तो इसका जो वैल्यू है वो 12 को अप्रोच करेगा। डिवाइड वाले में तो फिर आपको यदि डिवाइड में 0 आ रहा है, डिवाइड में भी 0 आना चाहिए, ऐसा नहीं है 0 नहीं आ रहा तो फिर क्या दिक्कत है। जैसे क्वेश्चन में लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 3 अपॉन x स्क्वायर + 2, इसमें भी क्या दिक्कत है, कहां सोल्व करने की जरूरत पड़ रही है, यहां भी डायरेक्ट आंसर है। आप लिख दीजिए कि आंसर विल बी 2 + 3 अपॉन 2 स्क्वायर + 2, तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 6, तो आंसर विल बी 5/6। यहाँ भी आंसर 5/6 हो गया। कहाँ जरूरत पड़ रही है हमें सोल्व करने की, नहीं पड़ रही है ना। ठीक है, चलिए तो आगे है वेरियस मेथड्स टू सॉल्व द लिमिट्स। क्योंकि इतना इजी थोड़ी आएगा कि आपने पुट कर दिया और आंसर आ गया, इतना आसान थोड़ी है कैलकुलस। वेरियस मेथड टू सॉल्व लिमिट्स, उसमें पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, पहला है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो हम अभी कर चुके हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट ही कर दिया। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1 4x³ - 3x² + 6, ये है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, डिवाइड में 0 कहाँ आ रहा है। एक है सेकंड वाला है लिमिट्स x टेंड्स टू 0 cos³ x - 3 cos x + 7, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि आपने देखा यहाँ पे डिवाइड में 0 नहीं हो रहा, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। पहले वाले का आंसर x यदि 1 को अप्रोच कर रहा है और 1 के बहुत नजदीक है, ऑलमोस्ट 1 है, तो 1 ही पुट करेंगे ना, और क्या पुट करेंगे,
जब x 1 के बहुत ही नजदीक है, वेरी नियर टू 1, ऑलमोस्ट 1, तो 1 ही पुट करेंगे। तो इसका आंसर आ गया 7। यहां भी 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ऑलमोस्ट 0 है। cos 0 कितना होता है, कौन बताएगा? 1। cos 0 1 होता है। कौन बताएगा cos 0 कितना होता है? 1। 1 सर। एनी अदर आइडिया? Who will tell? cos 0 कितना होता है? 1। 1। अरे आजकल कितना होता है, पहले होता था 1। आज भी 1। आज भी 1। चलो cos 0 1 है। -3 + 7, 0 + 0 -14। क्योंकि देखो नीचे भी डिवाइड में भी 0 नहीं हो, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही ना, तो आंसर कितना हो जाएगा? -5/14। आंसर इज -5/14। क्लियर? तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो बड़ा आसान है। यदि 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है तो सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है? ठीक है भाई। हाँ जी सर। चलो सेकेंड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आपको यूज करना पड़ेगा 0/0 फॉर्म में, जब ऊपर वाला भी 0 को अप्रोच करेगा और नीचे वाला भी 0 को अप्रोच करेगा। ये जो एरो ऐसे जा रहा है ना, इसको अंग्रेजी में अप्रोच करना बोलते हैं। तो 0/0 फॉर्म में इसको यूज करेंगे, ठीक है? 0/0 फॉर्म यदि बन रही है तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, x³ - 4x² + 4x लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4। तो ये अब सबसे पहले आपका सबसे पहला काम होगा लिमिट्स में टिल एंड आपको एक मंत्र को फॉलो करना है जब तक लिमिट्स का चैप्टर चलेगा। एक बात को आपको गांठ बांध लेना है कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन आए सबसे पहला काम आप पुट करके देखना, एग्जैक्टली टू पुट कर दो, फिर पता चलेगा कौन सी फॉर्म है। एग्जैक्टली टू पुट कर दो तो ये 8 हो जाएगा, उसी से आपको पता लग जाएगा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है या नहीं है, क्योंकि सपना थोड़ी आएगा। तो एग्जैक्टली आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2³ 4 × 2² 4 × 2 2² - 4 कितना आ रहा है? 0.0।
16 प्लस 8, तो ये आप देख सकते हैं जीरो को अप्रोच कर रहा है। देखो एग्जैक्टली जीरो नहीं है, एग्जैक्टली इसलिए जीरो नहीं है क्योंकि x भी एग्जैक्टली 2 नहीं है, तो उसका न्यूमरेटर भी जीरो को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। आप खुद ही समझिए ना, x यदि 2 को अप्रोच करेगा तो ये डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच करेगा, एग्जैक्टली जीरो थोड़ी हो जाएगा। x यदि 2 को अप्रोच करेगा तो डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच करेगा, न्यूमरेटर जीरो को अप्रोच करेगा, एग्जैक्टली नहीं हो जाएगा, तो इट इज 0/0 फॉर्म। अप्रोचिंग टू जीरो बाई अप्रोचिंग टू जीरो बोलते हैं। ठीक है, तो अब तो फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा, जो बीमारी है उसको निकालना पड़ेगा, तो फैक्टराइजेशन कर दीजिए। यदि कोई भी पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 2 पुट करने पे जीरो हो रही है, इसका मतलब उसका 2 क्या है, पढ़े हो 9th में? हाँ भाई, देव कटारिया, डॉन, x इज इक्वल टू 2 क्या है उसका? कोई भी पॉलिनोमियल यदि x इज इक्वल टू 2 रखने पे जीरो हो रहा है, तो फैक्टर। x इज इक्वल फैक्टर है टू सर, उसका क्या है? फैक्टर। खुशी तुम बताओ क्या है? So factor multi x इज इक्वल टू 2 तो उसका जीरो है, जीरोस, जीरोस पढ़ा होगा, रूट्स, जिसको जीरोस भी बोलते हैं। फैक्टर तो x माइनस 2 हुआ, फैक्टर तो उस पॉलिनोमियल का x माइनस 2 हुआ। x इज इक्वल टू 2 उस पॉलिनोमियल का एक जीरो है या फिर एक रूट्स है, क्योंकि 2 पुट करने पे जीरो हो रहा है। अच्छा, 2 पुट करने पे जीरो हो रहा है, इसका मतलब x माइनस 2 उसमें फैक्टर रहा होगा, एक फैक्टर रहा होगा x माइनस 2, ऊपर भी रहा होगा नीचे भी रहा होगा, उस x माइनस 2 की वजह से ही जीरो हो रहा है। तो जब उसकी वजह से जीरो हो रहा है तो उसको निकालो ना, सजा सबको क्यों मिल रही है? तो जिसकी वजह से हो रहा है उसको निकाले, तो उसके लिए फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। नीचे फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 x प्लस 2, ऊपर फैक्टर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, चलो अब तो कट कर सकते हैं ना, कट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एग्जैक्टली 2 नहीं है, अप्रोचिंग टू 2 है, तो कट कर सकते हैं। एग्जैक्टली जीरो को एग्जैक्टली जीरो से कट नहीं कर सकते आप, लेकिन 0.0000001 हो और नीचे भी 0.0000001 हो तो इसको तो कट कर ही सकते हो। एग्जैक्टली जीरो को जीरो से कट नहीं कर सकते। x यदि एग्जैक्टली इक्वल टू 2 होता तो वो भी जीरो बन जाता, ये भी जीरो बन जाता। एग्जैक्टली जीरो अपॉन एग्जैक्टली जीरो को नहीं कट कर सकते। तो देखिए लिमिट, अभी हमारे पास में क्वेश्चन केवल इतना बचा, अभी तो आप पुट करके देखो। जीरो बाई 4 क्या होता है? ऊपर जीरो है ना, नीचे तो जीरो नहीं है, तो आंसर जीरो आ गया, आंसर इज जीरो।
अरे आंसर इसमें 0 इसलिए आया क्योंकि ऊपर 0 हो गया, हर बार 0 नहीं आएगा। एक बार आप लिख लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। लिख लिया है क्या? नहीं सर। सर हाँ भाई। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन से जाए, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से, तो अप्रोचिंग 0 आता है दोनों, ऊपर और नीचे। सर तो उसके हिसाब से अगर वो जो आपने जैसे 0.0001 को कट किया ऊपर नीचे, तो उसके हिसाब से +-1 नहीं हो सकता क्या आंसर? फिर ये तो सारे क्वेश्चंस का आंसर ही +-1 हो जाएगा। मतलब तुम इसको कट कर रहे हो क्या? यस सर। तो उस हिसाब से तो सारे क्वेश्चंस का ही आंसर बन हो जाएगा। देखो एक बात बताइए आप तो कि एक ही टर्म है जो कि 0 को अप्रोच कर रही है, इसके बगल में दूसरी टर्म है और इसके बगल में दूसरी टर्म है, तो ये कटाना, इस इनका तो आंसर दो ना आप। जैसे यहाँ पे ये जो x-2 जो है ना, वो कटा, बाकी का तो आंसर दो। ये कटा ना, यहाँ पे तो क्या है कि ये 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा 0 दिखा रहा है, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होके, बट आपने जब इसको ओपन किया तो आपको आइडिया लगा कि सिर्फ यही 0/0 हो रहा था। देखो ये x-2 है, फिर एक x है, फिर एक x-2 है, नीचे एक x-2 है, एक x+2 है, तो बीमारी तो इसी पार्ट में थी ना। अरे हमारे एक किसी हिस्से में प्रॉब्लम होती है तो क्या पूरे को ही खराब कर देते हो क्या? जो हिस्सा प्रॉब्लम है उसी को तो ठीक करते हो। तो ये कटा, ये कट गया, 0 अप्रोचिंग टू 0 से ही कटा, नहीं तो नहीं कटता, बाकी से आंसर आ गया। ऐसा है, इसमें आंसर 0 आ रहा है क्योंकि वो ऊपर 0 हो गया। ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा। सर 1 मिनट वो वाली साइड मत रब करना। हाँ लिख लो। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। लिमिट x टेंड्स टू 1, x³ माइनस 2x², x² माइनस 5x प्लस 6। Try to solve this question, x³ minus 2x², x² minus 5x plus 6. -1/2। सबसे पहला काम तो क्या किया कि हमने x इज इक्वल टू, अच्छा x इज इक्वल टू 2 है, 1 नहीं है, ये तो डायरेक्ट से हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 होगा तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, 2 है, x अप्रोचिंग टू 2 है, x 2 को अप्रोच कर रहा है। सर 4/5। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे ना, तभी तो पता चलेगा करना क्या है।
तो 2 पुट किया तो 2 टू 4 तो 2 उसमें तो जाएगी। 0/0 हो रहा है। हाँ वही तो होना भी चाहिए। तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, x 2 को अप्रोच कर रहा है, 1 को नहीं कर रहा। 1 को अप्रोच करेगा तो फिर ये डायरेक्ट वाला ही क्वेश्चन हो जाएगा, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसका कोई पार्ट ऐसा है जो 0 बन रहा है, ऊपर भी एक फैक्टर है जो 0 बन रहा है। पूरा क्वेश्चन थोड़ी ना 0 हो गया। एक कोई फैक्टर है जो ऊपर 0 बन रहा है, नीचे भी एक फैक्टर है जो 0 बन रहा है, उसको निकालो, उसको कट करके 1 कर सकते हो। एग्जैक्टली 0 और 0 को कट करके 1 नहीं कर सकते आप, इसको कर सकते हो। तो ये उस जो प्रॉब्लम है उसको निकालिए। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, x माइनस 3 2, नीचे फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लिमिट x टेंड्स टू 2, -4। वेरी गुड। देख लिए, एक्स स्क्वायर x माइनस 2, नीचे एक तो x माइनस 2 है, एक x माइनस 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम कर रहा था, बाकी लोगों की कोई गलती नहीं है, बाकी की कोई गलती नहीं है भाई, उनको क्यों पनिशमेंट मिल रहा है। ये 2 स्क्वायर, ये 2 माइनस 3 -4, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली -4 है, लेकिन वो -4 को अप्रोच करेगा। ऑलमोस्ट आंसर -4 हो सकता है, एग्जैक्टली 2 पे तो पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली 2 हो जाएगा तो फिर तो 0/0, बड़ा सा 0 ऊपर बड़ा सा नीचे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अप्रोच कर रहा है 2 को, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू -4 को अप्रोच कर जाएगी। तो सर हम जो पहले ये इन क्वेश्चन में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो करते हैं, वो क्वेश्चन में दिखाना जरूरी है या फिर रफ में करे तो चलेगा? हाँ वो रफ में कर सकते हो, क्वेश्चन को उससे कोई मतलब नहीं है। आप वो अपने लिए कर रहे हैं कि आप ये चेक कर रहे हैं कि कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन है। तो ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, तो ये वाला काम आप रफ में कर सकते हैं, यहाँ भी करें तो कोई आपत्ति नहीं है। एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ -2x + 4 x² -3x + 4
प्लस 2। हाँ भाई, क्या आंसर है? देखिए, आप इसमें एक बार पुट करके देखेंगे। 8 माइनस 4 कितना आ रहा है ऊपर? सर ऊपर 4 नीचे 0। ऊपर 8 हो रहा है। यहाँ इसको माइनस कर लीजिए। 2x माइनस 4 है। x क्यूब माइनस 2x माइनस 4 है। x क्यूब माइनस 2x माइनस 4 है। नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सर हाँ, सर 10 है आंसर। सर आज टेस्ट कितने बजे है फिर फिजिक्स की क्लास के लिए सर पूछ रहे हैं। फिजिक्स की क्लास कब है? सर ने तो 8 बजे बोला अभी। आज 8 बजे है? 5 बजे होती है ना? नहीं सर। तो उनके साथ सर अलग है। वो विपिन सर की क्लास है, देव अलग फिजिक्स की क्लास में। ओके ओके ओके, तो मैं टेस्ट जो है वो 3D और प्रोबेबिलिटी का एक साथ ले लेंगे क्योंकि इतने क्वेश्चंस उसमें बन नहीं रहे। तो टेस्ट फिर अपन आज वेडनेसडे ना, फ्राइडे, आप बताइए कब है फ्राइडे को? कब 8 o'clock कब चलेगा? 3D और प्रोबेबिलिटी। सर सैटरडे नहीं चलेगा? सैटरडे कब? सैटरडे कभी भी। चलो ठीक। तो प्रोबेबिलिटी और 3D बहुत, क्योंकि दोनों में 3D में इतने क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, बहुत बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। तो मैं पेपर आज बना रहा था लेकिन इतना क्वेश्चन बन नहीं रहा था, तो दोनों का साथ ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी और 3D सैटरडे फाइनल। इसको आपने पुट किया कि यहाँ पे x क्यूब माइनस 2x माइनस 4 है, 8 आ रहा है, 4 माइनस 4
4 माइनस 6 प्लस 2 क्या आ रहा है? 0/0 आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, तो ऊपर इसका मतलब x-2 फैक्टर है ना उसका, उस जो ऊपर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x-2 है। तो क्वाड्रेटिक को तो सोल्व करना आता है, क्यूबिक को कैसे सोल्व करते थे 9th 10th में, भूल गए क्या? उसको डिवाइड करो ना x-2 से, उसका दूसरा फैक्टर भी मिल जाएगा। ऐसे घबरा क्यों रहे हो? ये नहीं करते थे क्या 9th में? x-2 उसका एक फैक्टर है, तो व्हाट इज द अदर फैक्टर? x² टाइम्स डिवीजन होगा, ये माइनस ये प्लस 2x² नीचे आ जाएगा, प्लस 2x, ये माइनस ये प्लस, अभी प्लस 2 टाइम्स, तो ऊपर वाली क्यूबिक का क्या फैक्टर हो गया? एक तो x इज इक्वल टू 2 रखने पे 0 हो रहा है, तो एक फैक्टर तो उसका x-2 हो गया। दूसरे वाला फैक्टर कितना होगा? x², ये दूसरा फैक्टर हो गया। नीचे भी आप उसको फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड है ना। ये देखो, ये था प्रॉब्लम जिसकी वजह से 0 हो रहा था, कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 2, बाकी तो बच गया ना। आंसर इज 10। सर हम्म, सर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि जिसमें लिमिट लगाने के बाद 1/0 आ रहा, मतलब मीनिंगलेस हो रहा हो, तो सर वो कैसे करें? तो बहुत ही सही क्वेश्चन है। लिमिट तभी सोल्व हो सकती है जब ऊपर भी 0 को अप्रोच करे और नीचे भी 0 को अप्रोच करे। यदि ऊपर कोई फिक्स डेफिनेट नंबर आ गया और नीचे 0 आ गया तो वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ऊपर यदि कोई फिक्स नंबर आ गया और नीचे 0 को अप्रोच कर रहा है तो फिर वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। लिमिट तभी सोल्व हो सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 0/0 फॉर्म आनी चाहिए, वो भी अप्रोचिंग। यहाँ देखो लिमिट लगी हुई है, अच्छा लिमिट लगी होगी तो अप्रोचिंग तो होगा ही, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि जैसे कि तुमने कहा कि ऊपर तो एक कोई कांस्टेंट डेफिनेट नंबर आ गया और नीचे 0 आ गया तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ऊपर यदि कोई Yes, फिक्स sir. नंबर आ गया और नीचे 0 आ गया तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो तो फिर अनडिफाइंड इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा वो। इट विल क्योंकि वो 0 को अप्रोच कर रहा है ना, एग्जैक्टली 0 नहीं है तो वो इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। क्वेश्चन सोल्व तभी होगा जब 0/0 फॉर्म हो। समझ आया क्या? यस सर। नहीं, फिर आगे सोल्व नहीं करेगा।
x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। x क्यूब है, आंसर निकाला क्या भाई? नहीं सर। वन बाई टू सर। 0/0 आ रहा है ना? यस सर। चेक कर लिया। तो इसका मतलब x माइनस 2 एक फैक्टर है, तो भाई इसका तो निकालना पड़ेगा फैक्टर, ऐसे डिवाइड करके। सर 1/2। लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर फैक्टर हो गया x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई नीचे वाले के फैक्टर x माइनस 2 और x माइनस 4। x माइनस 2 और x माइनस 4, ठीक है। ये नीचे के फैक्टर हो रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया। ऊपर वाला का फैक्टर मैंने दिखा दिया है क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा था। और लिमिट x टेंस टू 2 हमारे पास में बचा एक्स स्क्वायर तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 2 माइनस 4 कितना आया? 437 माइनस 1 अपॉन माइनस 2, 1/2 आ रहा है क्या? यस सर।
ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप देखें तो जीरो तो हो रहा है डिवाइड में, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। आप इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके वैसे भी नहीं कर सकते, तो इस क्वेश्चन में हमें मतलब वो कहते हैं ना एग्रीगेट करना पड़ेगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको कुछ तरीके से लाना पड़ेगा कि एक ही न्यूमरेटर है और एक ही डिनोमिनेटर है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आप यदि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट तो करके देखेंगे ही, क्योंकि क्या पता डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट का ही क्वेश्चन हो, तो वो करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो आ रहा है और यहाँ से भी आपको जीरो मिल रहा है, तो वैसे तो पॉसिबल नहीं है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सबसे पहले। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करें कि x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक के तो फैक्टर आप निकाल ही सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 और क्या फैक्टर हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक के फैक्टर तो निकाल ही सकते हैं हम। पहले x कॉमन ले लिया, इसमें कॉमन आ रहा था, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, x कॉमन आ रहा था। x कॉमन आने के बाद में क्वाड्रेटिक बन रही थी, क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर हो गए x माइनस 1 और x माइनस 2। अब आप एलसीएम ले लो ना, क्योंकि हमें इसको एग्रीगेट करना पड़ेगा, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो जितने भी फैक्टर है वो सारे नीचे लिख दो, हर फैक्टर एक ही बार आएगा, डबल नहीं आएगा। एलसीएम ऐसे ही लेते हैं, जितने भी फैक्टर है वो सब ले लिए, जो कॉमन है वो एक बार ले लिए, जो एक ही बार है उसको भी ले लिया, जो रिमेनिंग है उसको भी ले लिया। यही होता है एलसीएम लेने का तरीका। ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर x माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1। अभी भी पूरा सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, अभी पूरा सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, फिर से करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर वाले को सोल्व कर लो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1, नीचे आ रहा है x माइनस 1 x माइनस 2, ये फैक्टर के फॉर्म में आ जाएगा आपके पास में क्वेश्चन, ऊपर वापस फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 वापस फैक्टर हो जाएंगे ऊपर, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, x माइनस 1 x माइनस 2, ऊपर जो फैक्टर होंगे x माइनस 3 x माइनस 3। तो ये जो क्वेश्चन है वो फाइनली सिंप्लीफाई होके आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2। अभी देखो जो प्रॉब्लम थी वो तो कैंसिल हो जाएगी, ये 0/0 फॉर्म ही बन रही है। अब आप चाहे तो पुट करके देख लें, तो फाइनल आंसर क्या आ गया,
ये समझ में आया क्या क्वेश्चन? हाँ भाई खुशी, समझ आया ये वाला? हाँ सर, आंसर आ गया सर। वीरा, सचिन, कृष्णा दलवानी, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। बंसारी, फैना, हाँ सर। यस सर। रीति, आर्ची, हाँ सर। रूही, समझ में आ गया ये वाला? हाँ सर। लिख लीजिए। 2 आंसर आ रहा है, -2, आंसर इज फाइनली 2। सैटरडे को 7 PM पे टेस्ट फाइनल है। किसी का भी लेक्चर हो तो बोल देना। टेस्ट इज फाइनल ऑन सैटरडे, ठीक है ना? फॉर प्रोबेबिलिटी एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके सर। ओके, ओके। सैटरडे 7 PM। कोई क्लास भी हो तो बोल देना कि टेस्ट है, ठीक है? 3D और प्रोबेबिलिटी दोनों का टेस्ट होगा।